हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस का हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पिछले वीडियो में हमने आउटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ लिया था, उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे और आज हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब जानेंगे, क्या होता है मतलब। तो हेट्रो मीन्स क्या होता है? हेट्रो मीन्स अदर एंड ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन। ठीक है, तो अदर न्यूट्रिशन इसका मतलब ये है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, उनको हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा हेटरोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन गेन करते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम हेटरोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, देखिए। हेटरोट्रॉफिक nutrition is defined as the type of nutrition in which the organism obtain their food from intake of complex organic substances prepared by autotroph. autotroph जो बनाते हैं खाना, वही हेटरोट्रॉफ खाते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि autotroph के ऊपर ही डिपेंड होते हैं हेटरोट्रॉफ। ठीक है, एग्जांपल हम ले सकते हैं ह्यूमन बींग्स, फंजाई, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एक दो लड़का है, उसमें से एक लड़के को खाना बनाने आता है, एक को नहीं आता है। तो एक को आता है खाना बनाने, उसको हम ऑटोट्रॉफ मान लेते हैं, और जिसको नहीं आता उसको हेटरोट्रॉफ मान लेते हैं। तो ऑटोट्रॉफ वाले लड़के को अगर भूख लगेगा तो वो आसानी से जाकर के अपने लिए कुछ खाना बना सकता है, खा सकता है। और हेटरोट्रॉफ वाले लड़के को, जिसको नहीं आता है खाना बनाने, वो तो खाना बना नहीं सकता है, तो वो फुली डिपेंड किसके ऊपर होगा? ऑटोट्रॉफ के ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है, वो सोच रहा है कि ऑटोट्रॉफ वाला मुझे खाना बना के देगा, बना बनाया देगा तो मैं खाऊंगा, नहीं देगा तो नहीं खाएगा। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ क्लियर हो गया है आपके सामने। अब कुछ भी आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ये हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का ही पार्ट है, इसका हिंदी होता है मृतजीवी पोषण। ठीक है, न्यूट्रिशन का हिंदी पोषण होता है, और सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है मृतजीवी, यानी इसको कंबाइन अगर कर दे तो मृतजीवी पोषण हम बोल सकते हैं। द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड और डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है, यानी उसके मरे हुए, सड़े हुए, गले हुए बॉडी के ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड और डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी मरे हुए, सड़े हुए पेड़ पौधे और जानवर के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, मतलब वहां से अपने फूड के रिक्वायरमेंट को वो फुलफिल करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम सेप्रोट्रॉफ बोलते हैं। ठीक है, और सेप्रोट्रॉफ जिस तरह का न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, उस न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सेप्रोफाइटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल में देख सकते हैं हम लोग बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपने देखा होगा किसी जगह पे कोई जानवर मरा हुआ होता है, वहां से बैड स्मेल हमको मिलती है। तो क्यों मिलती है? क्योंकि उस एनिमल पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया पहले से ही अटैक कर चुके हैं अपने फूड के लिए। तो वो खराब काम नहीं कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, अपने फूड के रिक्वायरमेंट को वो फुलफिल करते हैं। ठीक है, हमको बुरा लगता है, हमको किस लिए बुरा लगता है? क्योंकि हमको बैड फीलिंग वहां से आ रही है, बैड स्मेल की फीलिंग आ रही है, इसलिए हमको बुरा लगता है। वो अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे हम घर पे बैठे बैठे खाना बना के खाते हैं, उसी तरह वो भी खाना खाते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट का हिंदी होता है परजीवी, और न्यूट्रिशन मीन्स पोषण। परजीवी यानी दूसरे जीव के ऊपर डिपेंड होना अपने फूड के लिए। Types of nutrition in which an organism obtain their food from the body of other living organism called host. ये भी उसी तरह का है। ठीक है, इसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर डिपेंड होता है अपने फूड के लिए। ठीक है, वहां से वो फूड के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मॉस्किटो, लाइस, टेपवर्म, राउंडवर्म एक्सेट्रा। तो पैरासाइट जो है, इसमें
दो चीज पढ़ना है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में। फर्स्ट वन इज द एक्सटर्नल पैरासाइट और सेकंड वन इज द इंटरनल पैरासाइट। तो एक्सटर्नल पैरासाइट किसको बोलेंगे? जो आपके बॉडी के बाहर से न्यूट्रिशन को गेन करता है, ठीक है। आपकी बॉडी से न्यूट्रिशन गेन कर रहा है लेकिन वो आपके बॉडी के अंदर नहीं है, वो बाहर है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम मॉस्क्यूटो, लाइस। तो मॉस्क्यूटो का काम क्या है? वो आपके स्किन के ऊपर अटैक करता है, ठीक है, आपके ब्लड को सक करने की कोशिश करता है। ऐसा तो नहीं है कि वो आपके बॉडी के अंदर चला जाता है, आपके बॉडी से वो ब्लड को लेता है फिर बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो और लाइस, ढील जिसको बोलते हैं, ठीक है, जुए जो आपके बाल में हो जाते हैं, वो भी वहां से न्यूट्रिशन गेन कर रहा है, तो वो भी आपके बॉडी के अंदर नहीं जाता है, आपके स्किन के ऊपर ही रहता है, ठीक है। तो इसको हम एक्सटर्नल पैरासाइट्स बोलते हैं। सेकंड है आपका इंटरनल पैरासाइट। तो इंटरनल पैरासाइट में क्या होता है? कोई जीव आपके बॉडी के अंदर रहता है, यानी कोई छोटा सा ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी के अंदर हो और वो वहां से फूड के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, यानी वो आपके बॉडी के अंदर रह करके आपके बॉडी से न्यूट्रिशन को गेन करे, ठीक है। उसको हम इंटरनल पैरासाइट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया अभी यहाँ पे टेप वर्म और यहाँ पे राउंड वर्म। तो टेप वर्म क्या होता है? टेप वर्म का साइंटिफिक नेम होता है टेनिया सोलियम। ये अनकुक्ड फ्लेश और मीट खाने से ज़्यादातर होता है, या फिर हम बोल सकते हैं ये पिग का अनकुक्ड फ्लेश खाने से ज़्यादातर होता है आपके बॉडी में, ठीक है। और ये आपके बॉडी के अंदर रहेगा और वहाँ से वो न्यूट्रिशन को गेन करेगा, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक्स थे, बेसिक टॉपिक्स। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, हम सैप्रोफाइट्स पढ़ रहे थे, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, बताना भी चाहता हूँ, अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, ऐसे मैं बता दूंगा। सैप्रोफाइट्स आपने पढ़ा होगा, तो मैंने अभी बताया था कुछ समय पहले कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया उस मरे हुए जीव को उस मरे हुए जीव के ऊपर अटैक करते हैं अपने फूड के लिए। तो उसमें बोन्स जो होते हैं वो क्यों नहीं सड़ पाते हैं? फ्लेश तो सारा खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, बोन्स जो होते हैं वो क्यों जल्दी डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं? अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, मैं आंसर इसका बता देता हूँ क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बोन्स के ऊपर एक लेयर पाए जाते हैं, उस बोन्स के ऊपर एक लेयर पाए जाते हैं, उस लेयर को हम C14 के नाम से जानते हैं। C14 ये लेयर जो है बाहर वाला बोन्स का, वो कार्बन से बना हुआ होता है और इस कार्बन को हम C14 के नाम से जानते हैं। इसका नाम है एक्चुअली में कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग। कोई भी फॉसिल्स जमीन के नीचे से मिलता है हजारों सालों पुराना, तो हम उसको पता लगाते हैं लेबोरेटरी में ले जा करके कि ये कितना साल पुराना हो सकता है, कितना समय पुराना है, ठीक है। तो हम कैसे पता करते हैं? इसी चीज से पता करते हैं, कार्बन डेटिंग के नाम से हम उसको कार्बन डेटिंग की मदद से उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। और एक चीज और, जो फॉसिल्स के बारे में पढ़ाई करते हैं, ऐसे साइंटिस्ट जो फॉसिल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनको हम पैलेंटोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। आपको एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है आने वाले चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में, पैलेंटोलॉजिस्ट भी दिया हुआ है, फॉसिल्स भी आपको पढ़ने हैं, तो वहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ये बेसिक टॉपिक्स हैं आपके लाइफ प्रोसेस के, इनमें किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, ओके। स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, आप लिख सकते हैं, ओके। थैंक यू।